मेरे दो सवाल हैं आपसे सर। ये पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जी, आपके सवाल हमारे जवाब, तो पूछें। सर मोहम्मद आसिफ फ्राम पेशावर। सर मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई मुंतखब हुकूमत या -1 फार्मूला आने का वक्त होता है तो कुछ स्कैंडल्स आते हैं, जैसे कि डान लीक्स वगैरह भी, ये जो शुगर वगैरह रिपोर्ट जो आई है। सर जो कल ख्वाजा बरदरान ने 20 साल बाद तकरीबन चौधरी बरदरान से मुलाकात की है, तो सर क्या आप नहीं समझते कि ये कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? चौधरी साहबान की और ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात हुई है, तो ये इसका क्या पस मंज़र है? क्योंकि ये तो पहले बहुत आपस में मुखालिफ थे, और चौधरी जो हैं वो तो ख़ास इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, तो साद रफ़ी तो नज़रियाती आदमी कहलाता है, तो इसमें क्या आप क्या इसका तजिया करेंगे? आजकल सुनने में आ रहा है कि पंजाब में कुछ खिचड़ी पक रही है और कुछ चेंज होने वाली हैं, तो आपके पास क्या कोई मालूमात है? जी, पंजाब में जो खिचड़ी पक रही है, मेरी जो मालूमात हैं उनके मुताबिक वो पीटीआई के अंदर की खिचड़ी है। एक बहुत सीरियस डिबेट का आगाज़ हो गया है कि बुज़दार साहब जो हैं वो उनको ठहरना चाहिए नहीं ठहरना चाहिए, और बुज़दार साहब की कारकर्दगी से जो मुक़्तदर हल्का जिनको हम कहते हैं, काफ़ी अरसे से हमें बताते हैं कि वो मुतमईन नहीं है। और यह ऐसा किस्सा है कि जो सारी दुनिया को मालूम है कि हम आपके पास नई मालूमात नहीं दे रहे, लेकिन जो हम नई मालूमात आपको दे सकते हैं वो ये है कि वो पीटीआई के अंदर की खिचड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत जॉसलिंग फॉर पावर हो रहा है। पंजाब एक प्राइज सूबा है, उसका चीफ मिनिस्टर होना एक बड़े एजाज़ की बात है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बाद अगर कोई सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो अमलन कौमी मरकज़ियत रखता है, तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर इस हवाले से है कि साइज़ उसका बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एमएनएज़ वहाँ से बहुत हैं, एमपीज़ बहुत हैं, और जो पंजाब में जीता है मरकज़ में भी अमूमन जीता है। तो पीटीआई के अंदर बहुत सी जॉसलिंग हो रही है। अब आपने ये पूछा है कि ये ख्वाजा बरदरान की, मेरे ख्याल में एक इनिशियल जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक सिग्नलिंग है कि हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं, हम भी बात करना चाहेंगे। चौधरियों के साथ ख्वाजा बरदरान का मिलना, देखिए नज़रियाती है या वाक़याती है या हादसाती हैं, वो अब एक फ़िरोही बहस हो गया पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिक्स ने एक ऐसा रूथलेस शक्ल इख्तियार कर ली है कि एवरीथिंग गोज़। तो अब तो इसको तो डिस्टिंक्शन को आप भूल जाएं कि कौन नज़रियाती है और कौन जो है वो माजी के अंदर किसने क्या कहा। अब नज़रिया वक्ती ज़रूरत के तहत पहले भी हाथ मिलाए जाते थे, अब ज़्यादा हाथ मिलाए जाएंगे, क्योंकि जो पहले की तरह कोई थोड़ा सा तामुल किया जाता था, थोड़ी सी एहतियात की जाती थी, कोई थोड़ा सा पर्दा रखा जाता था, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बेल जो है मंडे चढ़ेगी, क्योंकि जो अमूमी माहौल है उसके अंदर तब्दीली की कोई ऐसी ख़बर जो है वो इम्कान पे बड़ी बात करते हैं, ख़बर हमारे पास नहीं है। और तब्दीली बीच मझधार आप लेके भी नहीं आते। वैसे भी अगर ये ना भी हो रहा होता तो फिर भी तब्दीली नहीं होनी थी। मैं तो मुसलसल आपको कह रहा हूँ कि एक कोशिश आपको नज़र आती है कि मौजूदा निज़ाम को किस तरीके से, किसी भी तरीके से धक्का लगा के, मिन्नत तरला करके, दबाव डाल के, इसमें हाई ऑक्टेन डालें या डीजल डालें, इसको चलाना हमने है। तो ये बहुत आपको कोशिश अभी भी जारी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है जिन्होंने ये निज़ाम तरतीब दिया वो इस वजह से तरतीब तो नहीं दिया था कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, वो इस वजह से तरतीब दिया था कि हम इसको चलाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इस निज़ाम से, लेकिन अब बार बार वो बात करते हैं जी हमारे पास मुतबादल कौन सा है। तो मुतबादल तो फिर हकायक हैं। अगर आप मुझसे पूछें ना कि मुतबादल क्या है, मुतबादल की बहस बिल्कुल फजूल बहस है। अगर आपको मुतबादल चाहिए मौजूदा निज़ाम का तो ज़मीनी हकायक हैं। ज़मीनी हकायक जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक आपको चलना होगा, यही दुनिया का तरीका है। और अगर आपने ये बहस करते रहे कि हमें कोई मुतबादल ला के बताएं, तो ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत में से कहाँ से हम मुतबादल लेके आएंगे। अब हिंदुस्तान की सियासत से आप यकदम कहें कि जी आपको कोई नया मुतबादल ला के दें, तो वो कहाँ से आप लेके आएंगे। वही सियासत है ना, दुनिया भर के अंदर ऐसे ही चलता है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो मुतबादल तो हकायक हैं, और हकायक काफ़ी ग्रिम है पाकिस्तान के गवर्नेंस के हवाले से। इकॉनमी को अगर आप देखें, कोरोना के ऊपर जो हमें रिलीफ मिल रही है हम उसके ऊपर बगलें बजा रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा
शर्म की बात क्या है कि लोगों की जानें कुर्बान होने के बाद, दुनिया तबाह होने के बाद जो हमें रिलीफ मिल रही है, हम उसके ऊपर खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं जी कि देखें हमें रिलीफ मिल गई और कितनी बड़ी कामयाबी है हमारी। तो ये तो हमारी हालत है। तो जो तजर्बात किए हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो तब्दीली है वो मरकज़ में तब्दीली के साथ जुड़ी हुई है, और मरकज़ में मुझे तब्दीली के फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आते। बहुत सारे लोग इसे इत्तफाक नहीं करते, लेकिन मेरी खबर यही है। अस्सलाम वालेकुम तल्ला साहब, मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। तो आज आपका सोशल मीडिया कैंपेन के बारे में प्रोग्राम देखा, तो उसके बारे में मेरी भी एक दो सवाल थे। एक ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब तहकीक करते हैं तो अदलिया को चाहिए कि जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम बनाई है, जिनको बुलाया, उनको टाइगर्स बोला और उनको कहा कि जी राना सनाउल्लाह गटर है और ये है और वो है, और उनको पढ़ जाओ और हमारा PTI की ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करो, तो क्या इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू नहीं होनी चाहिए? इस पर थोड़ी रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया जी। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भाई बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चे, तमाम के तमाम जहाँ पर हैं महफूज रहें, और आपकी जो बिप्ता है वो हमारी बिप्ता से मुख्तलिफ नहीं है, अगरचे आप दियार गैर के अंदर हैं और अगरचे कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बहुत से लोग होंगे, लेकिन मसाइल सांझे हैं। तो डटे रहें और जो मुकामी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारें। अब ये जो आपने सवाल किया है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जो रिवायत बनाई गई है वो बुनियादी तौर पर एक डिलिबरेट पॉलिसी के तहत बनाई गई है, जिसके बड़े फ़ायदे आपको नज़र आते हैं। नंबर एक कि एक तो आपको जो आपके नकाद हैं उनको उनके अंदर खामखा थरथली आप आराम से डाल सकते हैं अगर आप उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलवाएं सोशल मीडिया के ऊपर और गलीज़ कैंपेन चलाएं, तो उनको ज़ाहिर है फिर उसका दिफा करना पड़ता है या उसके ऊपर उनको बैकफुट पे बाज़ लोग चले जाते हैं। तो इसका फ़ायदा होता है कि वो वक्ती तौर पर उनमें थरथली पड़ जाती है जी कि हम पर तो बौछाड़ होगी गालियों की। दूसरा, इन कैंपेन्स का मकसद जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप इशू को डिस्ट्रैक्ट कर दें। अगर आपने मशरक़ की बात करनी है और मशरक़ की बात आप कर रहे हैं तो आप मगरिब की बिप्ता छोड़ के उसको बुनियाद बना के आप पर ताबड़तोड़ हमले शुरू करवा दिए जाएं, तो फिर आपका रुख जो है मगरिब की तरफ हो जाता है। तो ये एक क्लासिक डिस्ट्रैक्शन की स्ट्रेटजी है कि जिस तरह एक शख्स दूसरे को कह रहा था कि तुम्हारी जो फसल है वो इस मरतबा ठीक नहीं होगी क्योंकि तुमने जो है फसल बोने का तरीका तुम्हारा दुरुस्त नहीं है। तो अपनी तरफ से वो ठीक बात कर रहा था, तो जिस पर वो मुस्बत तनकीद कर रहा था वो कहता मुझे पता है तुम्हारी भी भैंस कल मर गई थी। उसने कहा भैंस का क्या ताल्लुक है फसल के सही तरीके से ना बीज बोने से? उसने कहा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती तो होगी ना जैसे तुमने मेरी बेइज्जती की थी। तो ये जो ताल्लुक बना दिया जाता है जी कि अच्छा हाँ आप कौन से बड़े जो हैं वो फने खान हैं और माजी के अंदर यही हुआ था। तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। और तीसरा ये कि बहुत सस्ता तरीका है, आपको 100 के करीब बंदे चाहिए, उनको वैसे भी आजकल जॉबलेसनेस है, उनमें से 25 को आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के खाम खा के नजरिया उनके सर में ठोस के तो उनको लगा दिया, बाकी को आपने पैसे दे दिए और बहुत सारे अकाउंट्स बना दिए। और उसके बाद आपको पहले 1000 रिस्पॉन्स जो हैं वो अपनी हवाले से मुस्बत और दूसरों के हवाले से मनफी मिलेंगे। तो ये एक डिलिबरेट पॉलिसी है जिसके अंदर इन्वेस्ट किया गया, जिसको इमरान खान साहब ने बहुत बड़ी हद तक इंडोर्स किया, प्रमोट किया, दूसरी जमातों ने भी अब उसको फॉलो करना शुरू किया। तो अब आइए कि इसकी तहकीक कहाँ से होनी चाहिए। अदालत के ऊपर अगर ऐसे गलीज़ हमले हुए हैं तो अदालत अदलिया को, अदालत उज़्मा को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कब इंतज़ामिया इसके ऊपर एक्शन लेगी, और उस एक्शन की नौयत के बारे में भी आपको पता है कि किस किस्म का एक्शन होगा। अदालत के पास इख्तियार है, वो अपनी हद तक के हवाले से बिल्कुल नोटिस ले सकती है, उसको नोटिस लेना चाहिए। जो विजिबल, क्लियर, अनइक्विवोकल यानी गैर मुबहम किस्म के शवाहिद हैं उनको सामने ला सकती है। कोई किसी की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकता, और जब हमने देखा है कि हद तक करने की जो तरीक़ाकार हैं वो इतने वाज़े अंदाज से तारीख़ी हवालों से साबित किए जा सकते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में एक प्रॉपर ट्रेल बन सकता है अगर अदालत चाहे तो आगाज़ होना चाहिए वहाँ से और इसके फोरेंसिक्स होने चाहिए। लेकिन फिर आप ये भी देखें जिन इदारों ने करने हैं
वो इदारे कितनी मुआवनत करेंगे। तो शायद इस वजह से जज साहिबान जो हैं इनके पास कानूनी ताकत मौजूद है, लेकिन इंतज़ामी तौर पर वो इदारों को ख़ास हद से ज़्यादा आगे पुश नहीं कर सकते। तो बिल्कुल वहाँ से उसका आगाज़ होना चाहिए। और वैसे भी सबको पता है कि किस तरफ से इस किस्म के हमले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम तल्ला साहब, मैं ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हूँ। यहाँ पे पिछले एक हफ़्ते से जो न्यू केसेस का ट्रेंड है वो काफ़ी स्टेबल जा रहा है, और लेकिन फिर भी हुकूमत जो है उसने कैटेगोरिकली ये कहा है कि किसी किस्म की लॉकडाउन के अंदर ख़त्म तो करना उसको इजी भी नहीं किया जाएगा। तो ये चलेगा अभी और शायद ये 2-3 माह तक चले। इस हवाले से आप पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें इस वक्त लॉकडाउन को ईज़ आउट कर देना और 12 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को खोल देना, आप क्या समझते हैं कि ये खुदकुश फ़ैसला नहीं है, और क्या हमारी आवाम को इसकी बहुत भारी कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी? और क्या ये गरीबों के नाम पे अमीरों को नुकसान से बचाने का कोई इंतज़ाम तो नहीं किया जा रहा? प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बहुत बड़ा कंसर्न है जिसकी तरफ आपने वाज़ेह इशारा किया। मैं रिपोर्ट्स देख रहा था सिंगापुर की, जिसको बेहतरीन मॉडल के तौर पर हमने भी प्रेजेंट किया, और दुनिया भर में WHO ने उसको स्टडी किया किस तरीके से उन्होंने अपने यहाँ पर स्प्रेड को कंट्रोल किया। अगर उनकी आबादी बहुत महदूद है, लेकिन फिर भी जिनका मेथड था साउथ कोरिया की तरह वो बहुत ज़ेर बहस रहा। अभी पता चला है कि 700 से ज़्यादा फ्रेश केसेस जो हैं आए हैं, और इसमें कमाल की बात यह है कि उन 700 में से जो 90% हैं वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो कुछ पाकिस्तान से हैं, ज़्यादातर इंडिया से हैं। तो माइग्रेंट वर्कर्स के अंदर केसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, और ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे जगहों पे रहते हैं और आपस में बहुत कुर्बत है इनकी, क्योंकि रिहाइश की जगह महदूद है, बाहर जाने के कोई ज़्यादा मौके ये इस्तेमाल नहीं करते या वसाइल इनके पास नहीं है, तो वहाँ से ये केसेस आए हैं। अमेरिका के अंदर से आपने देखा कि न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने जब डेथ टोल जो है कम हुआ तो उन्होंने नरमी की, और फिर अगले 2 दिन के अंदर डेथ टोल बढ़ता चला गया। अमेरिका के अंदर वो जगह जहाँ पर गवर्नर्स कहते थे कि हमें लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, जो फार्म लैंड्स थी, उनका ख्याल था कि रूरल एरियाज़ की एक अपनी इकॉनमी है, एक अपनी माशरत है, और वो इकॉनमी और माशरत प्रिवेंट करेगी स्प्रेड को। वहाँ से भी ये खबरें आई हैं कि अब वहाँ पर भी स्प्रेड करना शुरू कर गया। हमें ये मानना होगा कि ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि किसी का रिज़्क़ आप बंद कर दें। ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है कि इकॉनमी जो ऑलरेडी बिल्कुल आखिरी सांसें ले रही हो मैनेजमेंट के हवाले से और अपने अंदर तरक्की की वसत के हवाले से, तो उसको आप इस तरीके से ठप कर दें। मामला हम जैसे लोगों के रोज़गार का या दूसरे लोगों के रोज़गार का नहीं है। जो स्किल्ड हैं वो तो मुश्किल वक्त गुजार कर, अगरचे ज़िंदगियाँ उनकी भी बुरी तरह मुतासर होंगी, रोज़गार हासिल कर पाएंगे, लेकिन जिनके कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे, जिनके प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, जो डेली वेजर्स हैं उनका नुकसान होता है। इसमें तो हमने कभी ये नहीं कहा कि ये नुकसान नहीं होता, और बिल्कुल आप एक गैर इंसानी किस्म का रवैया अपनाते हुए लॉकडाउन अप्लाई करें। इट्स अ टफ वन, लेकिन ये चॉइस बड़ी है भी ऑब्वियस, अगरचे है टफ लेकिन है भी ऑब्वियस। या आप जाने बचा सकते हैं या आप इकॉनमी बचा सकते हैं। इटली के अंदर ये बड़ी बहस हुई थी जब लॉकडाउन की बात होती थी, तो उन्होंने कहा कि अवाम ने इटली के लिए बहुत मरतबा कुर्बानियाँ दी हैं, कोई बात नहीं अगर एक मरतबा इटली अवाम के लिए कुर्बानियाँ दे देगा। तो पाकिस्तान इस मुल्क की सरजमीन के लिए लोग वैसे किसी के कहे बगैर कुर्बानियाँ देते रहते हैं। अब ये वक्त है कि लोगों को आपने सहूलत मुहैया करनी है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो दोनों जिम्मेदारियाँ, आपने जान भी उनकी बचानी है और आपने उनको रिस्क भी फराहम करना है। और ये सिर्फ जो है ये 12,000 रुपये देने से बात नहीं बनेगी, और भी बहुत कुछ करना चाहिए इस रियासत के बाद। वसाइल हैं, ना इस्तेमाल करना चाहे तो एक अलग बात है। तो इट्स अ टफ वन, लेकिन ऑब्वियस चॉइस है। अब लॉकडाउन आपने नरम किया, इसके नुकसानात होंगे, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि जो एदाद शुमार है उससे पता चलता है कि हमारे यहाँ पे स्प्रेड नहीं है, ये मिसलीडिंग एदाद शुमार है। उसकी मैं आपको बहुत सी वजह बता सकता हूँ। नंबर 1, ये सिर्फ वो डेथ्स हैं जो आप हॉस्पिटल के अंदर काउंट कर रहे हैं। नंबर 2, उनमें वो डेथ्स काउंट नहीं होती जो लोग हॉस्पिटल से टर्न बैक कर दिए जाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल के पास कैपेसिटी नहीं है। जहाँ पे बैठ के मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट 2 इस्लामाबाद के बड़े हॉस्पिटल्स हैं। इस वक्त अगर आप कोरोना वायरस के मरीज़ हैं और अगर आप वहाँ पे जाना चाहें उन हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनमें जगह नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी 20 बेड का है, कोई 25 बेड का है, ये पैक हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं एडमिट हो पाए, वापस चले गए, उनकी डेथ काउंट जो है वो बिल्कुल आपके पास नहीं है। जो लोग जाना ही नहीं चाहते क्योंकि
कोरोना की मौत के साथ ऐसा एक स्टिग्मा अटैच हो गया है, उनकी डेथ्स आपने जो है काउंट नहीं की, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से आपके पास डाटा नहीं आता। ये सारी किस्से कहानियाँ आपको बताते हैं जी हमारे पास इतना नेटवर्क है। कोई नेटवर्क आपके पास ऐसा नहीं है। आप उठा के देख लें कि यही डाटा भी अगर आप पूछ लें कि लोगों की जो अमवात हुई हैं, उन मरीज़ों के डेथ, उनकी जो स्ट्रगल का प्रोफाइल है या उनके आखिरी लम्हात का जो प्रोफाइल है, मेडिकल प्रोफाइल जो है वो क्या है, ये डाटा अवेलेबल नहीं होगा। जेंडर का अगर आपको डाटा चाहिए और स्पेसिफिक अंदाज से, वो बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। तो ये डाटा जो है मिसलीडिंग है। अब इस डाटा को बुनियाद बना के आपने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पे स्प्रेड ये नहीं है। सिंध के अंदर अगर आप देखें तो सिंध आपको बता रहा है कि जो ही टेस्ट आपके इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो आप के नंबर ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज कर जाएंगी। और फिर ये कहना कि जी हमारे यहाँ पे जो वायरस है वो तो और किस्म का है, वो तो इतना डेडली नहीं है। जो अमवात हुई हैं अगर आप उनकी कहानी तो देखें, पेशावर के अंदर जो करेक्टर, फर्स्ट क्लास करेक्टर जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बैंक के अंदर वो कैशियर था और वो एक हवाले से इट वाज नोन टू मी एज वेल। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा जी बस बैंक अच्छा भला 52-53 साल का सेहतमंद आदमी था और अंडर 19 की कोचिंग भी करता रहा एट 1 लेवल। तो वो कैशियर था, एक्सपोजर हुआ, ही डाइड। और वैसे ही ये अमवात हो रही हैं जैसे दूसरे ममालिक के अंदर हो रही हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल एक मिथ है। वायरस स्प्रेड कर रहा है, वायरस वैसे ही है जैसे दुनिया भर के अंदर है, और इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। अब लॉकडाउन आप रिवर्ट नहीं कर सकते, अब वापस नहीं आप लेके जा सकते। आप जब आपने दोबारा मार्केट्स खोल दी, अब आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो अब इन्होंने फैसला कर लिया है, अब ज़ाहिर है नताइज इसके अवाम को भुगतने पड़ेंगे।